कौन से ग्रह मेरे सपोर्ट में है और कौन से ग्रह मेरे विरोध में है। अगर मेरा कोई बहुत शक्तिशाली ग्रह है कुंडली में, यानी अच्छा है, उच्च का है, लेकिन वो मेरा विरोधी है। ऐसी कोई डेट पैसा कमाने की भी होती है कि शेयर मार्केट में 1 रुपया डालो और आपका ही शेयर आज 100 का हो जाए, जी, ये ऐसी या भी क्रिप्टो में हो जाए या कहीं भी हो जाए, ऐसी भी होती तो वो कैसे निकलेगी? है वो और अगर हम मान लीजिए हम ट्रेड लेते हैं तो कोई पर्टिकुलर मंत्र करके बैठें या पर्टिकुलर कोई मेडिटेशन करके बैठें कि जिससे कि जो भी हमने ट्रेड लिया है वो हमारी ही डायरेक्शन में हो। क्या हम अपने उपाय या प्रार्थना या जो भी आपका सिस्टम है उससे क्या विधाता का लिखा बदल सकते हैं? विधाता का ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। आपकी हॉरोस्कोप जो है वो आपके कर्मों का एक आईना है। यहाँ पर मैं स्टार्ट ऐसे करना चाहूँगा कि अगर समस्या है ना तो मेरे पास समाधान है। आई हैव द सॉल्यूशन। दोस्तों, परेशानी आज हर घर में है। कहीं कले कलेश है तो कहीं पर पैसे की दिक्कत, कहीं पे बच्चे नहीं सुनते तो कहीं पे पति नहीं सुनता, कहीं पे दोनों ही नहीं सुनते, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई दिक्कत। लेकिन इन सब के ऊपर यदि पैसे की दिक्कत और घर आ जाए, ऐसे लगता है कि बुरा टाइम आ गया। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को शेयर मार्केट के माध्यम से, क्रिप्टो के माध्यम से कहीं न कहीं पैसे कमाने के लिए कोई बिज़नेस आइडिया लेकर आऊँ या कुछ ऐसा लेकर आऊँ जिससे कि आप लोग पैसे कमा सकें और आप लोगों के लिए अपना व्यवसाय करना थोड़ा आसान हो जाए। इसी दौड़ में मैं कहूँ या इसी रिजीम में मैंने जिस गेस्ट को आज इनवाइट किया है आप लोगों की हेल्प के लिए या आप लोगों को सही गाइडेंस देने के लिए, वो हैं डॉक्टर विनय बजरंगी जी, जो कि पिछले 25 साल से एक बहुत ही सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि हर तरह की परेशानियों का निदान आपको लिए गाइडेंस दे सकते हैं। उनसे ये भी समझेंगे कि कैसे पैसे की परेशानी को हल किया जाए या लाइफ में किस तरह से प्रोग्रेसिव रहा जाए, पैसा कमाया जाए और जो है उसकी शांति या अपने काम की उन्नति किस तरह से लाई जाए। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं डॉक्टर विनय बजरंगी जी का। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम विनय जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छे। नमस्कार बजरंगी जी, नमस्कार। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो। बजरंगी जी, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो सबको फैसिनेट करता है और सब अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी, जैसे इन्होंने कहा कि जो हमारी ऑडियंस है या जो भी आजकल जितने लोग हैं सबको मेनली पैसे की दिक्कत है। तो जैसे हम लोग ज़्यादातर दोनों शेयर मार्केट में डील करते हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी से ये पता लगाया जा सकता है कि शेयर मार्केट हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है? और अगर हम मान लीजिए हम ट्रेड लेते हैं तो कोई पर्टिकुलर मंत्र करके बैठें या पर्टिकुलर कोई मेडिटेशन करके बैठें कि जिससे कि जो भी हमने ट्रेड लिया है वो हमारी ही डायरेक्शन में हो। बहुत अच्छा। तो इसका आंसर बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट से छपाक से पैसा आ जाएगा, तो वो छपाक वाला योग होना चाहिए। अगर कुंडली में छपाक का योग नहीं है तो कभी छपाक से पैसा नहीं आएगा। इसके बाद एक निरंतरता का पैसा होता है, यानी कॉन्टिन्यूअल इनफ्लो ऑफ मनी। अगर वो योग है तो यानी कॉन्टिन्यूअल इनफ्लो ऑफ मनी होगा। जब ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इनफैक्ट, और वो कहते हैं कि हमने अपना बिजनेस को बंद कर दिया और हमने अपनी नौकरी बंद कर दी और हम फुल टाइम शेयर मार्केट में हैं। तो कुछ समय तो हमको बहुत अच्छा मज़ा आया, लेकिन अब सारे के सारे पैसे ख़त्म हो गए या हमको लॉस होना शुरू हो गया या फिर जितना कमाया था वो तो चला गया, हमारा मूलधन भी चला गया। तो ऐसे लोगों को और बाकी सब लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली के अंदर स्पेसिफिक योग होते हैं कि आप शेयर मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि वो योग कुंडली के अंदर हैं तो आप निश्चित तौर से पैसा अर्न कर सकते हैं, और यदि वो योग नहीं है कुंडली के अंदर तो आपको हो सकता है कि कभी फ़ायदा हो जाए, हो सकता है कि कभी आपके पास अच्छे पैसे आ जाएँ, लेकिन अंत में होगा यही कि वो पैसा भी चला जाएगा और जो आपका अपना मूलधन होगा वो भी चला जाएगा। ये कुंडली के बारे में शायद आपको
मुझे पता नहीं कि पता है कि नहीं, लेकिन कुंडली के अंदर एक अष्टम भाव होता है, 8th हाउस, एक 5th हाउस होता है। इन दोनों का रिलेशन एक ऐसे मनी से होता है जिसको हम बोलते हैं कि हमने जुए से पैसा कमाया, या फिर हमने कुछ इस तरह से पैसा कमाया कि जुए से आ रहा है, स्पेक्युलेटिव मनी। स्पेकुलेटिव मनी। तो वो स्पेकुलेशन का भाव अगर स्ट्रांग है तो आपको फ़ायदा हो सकता है, और इसके अंदर अगर मरकरी का पुट हो जाता है तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो जो लोग शेयर मार्केट के अंदर कूदना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि उनकी कुंडली में योग क्या है। लॉन्ग टर्म से कमाने का है, शॉर्ट टर्म से कमाने का है। शॉर्ट टर्म के अंदर भी क्या उनका जो सिस्टम है वो इंट्राडे से हो जाएगा, या फिर वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएँ। अगर ये सब योग एक बार मैं इवैल्यूएट कर लूँ, उसके बाद वो इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो निश्चित तौर से उनको फ़ायदा होगा। जैसे कि आपका प्रश्न था कि मुझे कोई मंत्र करके बैठना चाहिए या फिर कोई पूजा करके बैठनी चाहिए। तो जब भी आप कोई शुभ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो अपने आराध्य को का नमन करते हैं, उसका आप स्तुति करते हैं। उसके बाद आप बैठें, पवित्र मन से बैठें, अच्छे मन से बैठें, अच्छा कमाने के लिए बैठें, तपाक से कमाने के लिए ना बैठें, ज़रूर फ़ायदा होगा इसमें। अच्छा, अब जैसे आपने बोला आराध्य को अपना याद करके और उनकी आराधना करके बैठे। अब जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल क्या हो रहा है कि कभी कोई महादेव जी के जाता है, तो लगता है कि नहीं यहीं जाना चाहिए। कभी कोई नीम करोली बाबा जी के जाते हैं, तो लगता है यहीं जाना चाहिए। कभी कोई विष्णु जी की आराधना करते हैं, तो लगता है वहीं जाना चाहिए। तो ये कैसे पता चले कि हमारे आराध्य कौन है और हमें कहाँ जाके हमारी फुलफिलमेंट होगी, या कहाँ जाके हमें एक, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ वी हैव रीच्ड द राइट प्लेस। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाइए आप कहीं भी, जैसे आप नीम करोली बाबा के पास चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, जहाँ आपका मन करे वहाँ जाइए। आराध्य और परम आराध्य देखने का कुंडली में तरीका होता है। जो आपका लग्न होता है, उसका जो अधिपति होता है वो आपके आराध्य होते हैं, और जो नवांश होता है, उसका लग्न जो होता है, उसके अधिपति परम आराध्य होते हैं। बजरंगी जी, ऑडियंस को समझ के चलिए कि वो उन्हें कुछ नहीं आता, तो हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तो बताइए। जैसे बहुत अगर सिंपल लैंग्वेज में ये है कि यदि आपको कुंडली देखनी आती है तो अपना लगन देख लीजिए, और उसके अंदर यदि कोई भी राशि आ रही है तो उसके उसके लॉर्ड कौन होते हैं, वो आपके आराध्य हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आराम से मत बैठें, नीचे कमेंट कर दें कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, टाइम ऑफ बर्थ ये है, कि मेरे आराध्य कौन है, मेरे परम आराध्य कौन है। हम तुरंत लिख के बता देंगे कि आपके आराध्य कौन है, परम आराध्य ये तो कौन है। बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी ऑडियंस भी खुश हो जाएगी, जी, क्योंकि लोगों की मतलब, जी। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे इन अलग आराध्य की पूजा करना चाहते हैं, मैं अलग। तो हम दोनों ना, मतलब मैं चली जाती हूँ उनके साथ, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन वहाँ होती है जहाँ पे मेरे को, जैसे आई एम अ कृष्ण भक्त, तो मेरे को वहाँ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। इन्हें शिव जी में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। तो ना हम ये कैसे जज करें, हमें ये कभी भी नहीं समझ आता। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, वो ये है कि आप जो मर्जी कहिए, लेकिन अंत में हनुमान जी की पूजा कीजिए, और शुरुआत में गणेश भगवान की पूजा करिए। ये सबके एक यूनिवर्सल आराध्य हो जाते हैं। आप शुरुआत गणेश जी से करें। शुरुआत गणेश जी से कीजिए और अंत हनुमान जी की पूजा से कर दीजिए, सारा काम पूर्ण हो जाएगा, तो बीच में जो भी हमारी गलतियां हैं वो सब माफ हो सब जाएंगी। माफ हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। अब विनय जी देखिए, यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि मैंने एक रील देखी, उसमें पहले मैं आपको बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से बताता हूँ, आज से 3-4 साल पहले की। तब रील इतनी कॉमन नहीं थी, यूट्यूब पे कहीं से घूमता घामता कोई एक आ गया क्लिप कि आप हर फ्राइडे को वहाँ जाइए किसी मंदिर में, और सरसों और का तेल का दिया और एक देसी घी का दिया जला के आइए। माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता वो मिलेगी आपको, आशीर्वाद। अब हम ये करने लगे। थोड़े दिन में एक चलती चलाती कहीं से हमारे पास रील आई कि आप जो है हनुमान जी की वो करिए और बजरंग पाठ करिए, बजरंग बाण। हम वो करने लग गए। फिर थोड़े टाइम बाद एक ऐसा चलन सा आया कि जिसे देखिए वो बाबा नीम करोली जा रहा है, हम वहाँ चल दिए। तो क्या है कि क्योंकि हम लोग ना कहीं भी जाके, जैसे आपने अभी आराध्य की बात कही, मैं क्षमा चाहूँगा ऑडियंस से अगर मैं किसी की भावना को ठेस पहुँचा रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को बचपन से आज तक किसी को बताया ही नहीं गया
कि पूजा की विधि ये है, आराध्य ये है, ये आपके इष्ट है, ये आपके भगवान है। पापा मम्मी मान लो शिव मंदिर जा रहे हैं, हम लोग वहां से पूजा शुरू हो गई। मान लो पापा का मन आज शिव जी की जगह कृष्ण भगवान के मंदिर जाने का पड़ गया, उन्हें लगा नहीं अब मैं यहाँ नहीं वृंदावन जाना है, हम भगवान श्री कृष्ण को मानने लग गए। ये तो यहाँ तक की स्टोरी हुई, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं किसी और एक पंडित के पास गया। अब तक मैं सब रील ज्ञान से चल रहा था, अब मैं एक पंडित के पास चला गया। उसने कहा जी कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं तो हनुमान चालीसा 8 बार पढ़ता हूँ, जैसे मुझे किसी ने बताया। वो एक्चुअली रील ने बताया था। तो उसने कहा सर आपको तो इससे लाभ की जगह हानि होएगी। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल जो है वो कुछ बैठा हुआ है, नीच है, ऊँच है, मुझे नहीं समझ में आई। लेकिन उसने कहा मंगल आपको फ़ेवर नहीं करेगा। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आप अपने मंगल को शक्ति दे रहे हैं और मंगल आपके यहाँ हानिकारक है। तो अब देखिए बात में कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। मैं हनुमान जी की आराधना करना चाहता हूँ लेकिन वो मेरे लिए ठीक नहीं है। जबकि वैसे एक तरफ कहा जा रहा है भगवान सारे एक हैं। तो इस पे थोड़ी-सी क्लैरिटी दीजिए कि किस आदमी को कैसे इष्ट चुनना है, कैसे पूजा करनी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जाना लेफ्ट में, हम राइट में जा रहे हैं, तो इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। चलिए, स्टार्ट मैं आपकी रील की बात से करता हूँ। अब मेरे को शेयर मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। जी, तो आजकल मोबाइल है, मैंने खोल के देखा तो किसी का आ गया कि ऐसे करो, फिर किसी दूसरे का आ गया वैसे करो, तीसरे का आ गया वैसे करो। मैंने किसी एक सज्जन की बात सुन के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, पता लगा कि मेरे को लॉस हो गया। लॉस हो गया। फिर मैंने वो सज्जन को छोड़ दिया, फिर मैं दूसरे सज्जन के पास चला गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, विनय जी देखिए ऐसा है, मैं यहाँ पे ये कहूँगा नहीं, मैं यहाँ पे ये कहूँगा और मैं हर रील में अपनी या हर इंटरव्यू में भी यही कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट यू आर डीलिंग विद योर ओन मनी। तो आपको जो भी करना है आप सीख कर करिए, समझ कर करिए और एग्जैक्टली, चार्ट को देख के करिए। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो रील्स के अंदर आपको कोई जेनेरिक उपाय बताता है, ये करने का कोई लाभ नहीं होता है। आपको हमेशा स्पेसिफिक उपाय करना होता है, और उपाय भी वो जो आपके मन को बदले। हम चित्र को देखते हैं अपना चरित्र बदलने के लिए, चित्र को खुश करने के लिए नहीं करते। हम कभी भी पूजा करते हैं तो हम ये नहीं करते कि हमको चरित्र को खुश करना है। हनुमान जी की हम पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी को खुश करने के लिए नहीं करते। उनके जितने गुण थे वो आभूषण के रूप में अपने अंदर धारण करने की चेष्टा करते हैं। यदि हमारे पास बेसिक फ्लॉ सिर्फ गेन करने के लिए, तो कभी भी गेन नहीं होगा। हो सकता है कि हमारी दशाएं कुछ ठीक चल रही हों, हमने 2-4 उपाय टोटके किए हों, हमको लाभ हो जाए, हमको लगे कि मज़ा आ गया, और फिर वही उपाय करते हुए हमको नुकसान हो जाए, हम फिर वहीं पर खिन्न हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि रील देखकर जो भी लोग उपाय करते हैं या रील देखकर कहीं पर भी जाकर चले जाते हैं, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। दे शुड फॉलो देयर चार्ट। उनका चार्ट क्या बोलता है, और ऊपर से आजकल तो इतनी अच्छी नॉलेजेस हैं, आपको इतने अच्छे कोर्सेज मिलते हैं सीखने के लिए। आपके चार्ट से को आप समझ लीजिए ना, ये वो कह क्या रहा है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ खराब है। अच्छा, अब एक बात और भी है कि आपने एक कॉलेज से पढ़ाई करी और वहाँ पर 6 गुरु थे। मान लीजिए कि वो गुरु आपको पढ़ाते नहीं हैं, और यदि आप उनको सर नमस्कार, सर गुड मॉर्निंग करेंगे, तो क्या आपसे रुष्ट हो जाएंगे? नहीं। तो ऐसे हनुमान जी कैसे हो जाएंगे आपसे? यदि आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव हनुमान जी भी बैठे हैं या फिर नेगेटिव भाव के अधिपति भी बैठे हैं मान लीजिए, और आप उनकी पूजा करते हैं, तो वो आपसे रुष्ट कैसे हो सकते हैं? वो आपसे रुष्ट नहीं होंगे। पर आप लोगों का जैसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, तो आप लोग कहते हैं ना कि ये आपका बुध नीच का है या शुक्र नीच का है या कोई भी एक पर्टिकुलर स्टार नीच का है, तो आप इसको छोड़िए, जो आपका मजबूत है उसको और स्ट्रेंथ दीजिए, इसकी पूजा ना करके आप उसकी पूजा करिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे सपोर्टर्स कौन हैं? मेरी वाइफ सपोर्टर हैं, मेरे माँ बाप सपोर्टर हैं, मेरे बच्चे सपोर्टर हैं। जी। मेरे कुछ शत्रु हैं जो मुझे अच्छा नहीं समझते, वो मेरे विरोधी हैं। मान लीजिए कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती या मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती, यानी कि वो नीच अवस्था के अंदर है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे सपोर्टर नहीं है। वो सक्षम नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन वो मेरे सपोर्टर हैं मन से, तो मुझे उनको ठीक करना है। तो हमको कुंडली के अंदर ये देखना होता है
कि कौन से ग्रह मेरे सपोर्ट में है और कौन से ग्रह मेरे विरोध में है। अगर मेरा कोई बहुत शक्तिशाली ग्रह है कुंडली में, यानी अच्छा है, उच्च का है, लेकिन वो मेरा विरोधी है, यानी कि वो मुझे परेशानी देगा या दिक्कत देगा, तो मेरे को तो उसको स्ट्रांग तो करना ही नहीं है, बल्कि उसको तो मुझे वीक करना चाहिए, हल्का करना चाहिए। और कोई मेरा निर्बल ग्रह है जो कि मेरा सपोर्टर है, उसको तो मैं सपोर्ट करने की चेष्टा करूंगा, उसको तो मैं उठाऊंगा ऊपर, किसी भी तरीके से उसको उठा के लेकर आऊंगा ऊपर। तो कुंडली के अंदर क्या नीच का है, क्या उच्च का है, ये सारी भ्रांतियां हैं, ये सारी भ्रांतियां हैं। कुंडली से हमको ये पता चलता है कि कौन मेरे सपोर्ट में है और कौन मेरे विरोध में है। अगर मुझको ये पता लग जाए कि मेरी कुंडली के अंदर कौन सपोर्ट में है, कौन विरोध में है, तो मेरे से गलती नहीं हो सकती। और वहीं से मुझे अपने आराध्य और परम आराध्य की बात होती है। अच्छा, आपका क्वेश्चन मैं और बताता हूँ कि आप कभी पूजा कराइए अपने घर में, तो क्या करेंगे? वो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा गणेश करेंगे, जी की पूजा करेंगे। उसके स्थान देवता की पूजा करेंगे। आप जिस गांव में बैठे होंगे उस गांव देवता की पूजा करेंगे, जिस शहर में बैठे होंगे शहर देवता की पूजा करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपका गोत्र कौन है और आपके कुल देवता कौन है। आप बताएंगे कि मेरे कुल देवता ये हैं, फिर वो आपके कुल देवता की पूजा करेंगे। फिर वो आपसे आपके इष्ट परम इष्ट को पूछेंगे, आपको नहीं पता होगा तो आपकी राशि पूछेंगे, और फिर वो अपने हिसाब से गणना करके बताएंगे। तो वो किसी को भी नाराज नहीं करते, वो पूरा हिरार्कियल वे के अंदर सबकी पूजा करते हैं। हाँ, आप जब खुद करते हैं तो आपके पास इतना समय नहीं होता। आप, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास समय नहीं है, आपको पता नहीं है, गणेश भगवान की पूजा कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ये आराध्य और परम आराध्य में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक आपके फिजिकल बीइंग को देखते हैं और एक आपके स्पिरिचुअल बीइंग को देखते हैं। तो जो आपके फिजिकल बीइंग को देखते हैं वो आपके आराध्य होते हैं, जो आपके लगन कुंडली या D1 चार्ट से पता चलता है उसका असेंडेंट लॉर्ड कौन है। और जो स्पिरिचुअल हॉरोस्कोप होता है वो D9 हॉरोस्कोप होता है, इसको नवांशा बोलते हैं, नवांश कुंडली। उसका जो असेंडेंट होता है, उसके जो अधिपति होते हैं वो हमारे परम आराध्य होते हैं। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी कुंडली जो है उसमें मेष लगन है, तो आपके आराध्य हुए हनुमान जी। ठीक है, मेष लगन की कुंडली का अगर हम नवांश देखें तो वो लियो लगन होगा। तो लियो लगन का जो अधिपति होगा वो विष्णु भगवान हो जाएंगे। तो आपके परम आराध्य विष्णु भगवान हो गए और आपके आराध्य हनुमान जी हो गए। तो ये कुंडली में एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है? एग्जैक्टली क्लियर होता है, इसमें के अंदर कोई इधर उधर की बात ही नहीं है कि आपके आराध्य कौन है, परम आराध्य कौन है। ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन इसका मतलब एक छोटी सी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी हमारे हमारे मतलब हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, उनकी अनुकंपा नहीं लेंगे। आराध्य और परम आराध्य का हिरार्की लेवल हमने डिसाइड कर लिया कि ये आराध्य है, ये परम आराध्य है, ये वाली बात है। जी सर। मैं दिसंबर में पैदा हुआ, अखबार में कुंडली आती थी, मैं सारी जिंदगी जो है कैप्रिकॉर्न के हिसाब से देखता रहा। जी 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 जब मैं पंडित से मिला तो उसने कहा सर आपको तो ये देखनी नहीं है, आप तो मीन में हो। जी अब ये क्या कंफ्यूजन है? मैं इंग्लिश में देखता हूँ तो मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मैं हिंदी में देखता हूँ या मैं लग्न के हिसाब से जो भी आप लोग देखते हैं तो मैं मीन हो जाता हूँ। सारी जिंदगी में देखता आया कि मैं मीन पढ़ रहा, अगर मैं आज का देख रहा हूँ तो मीन या मानी कि मीन हो गया वो पाइसन। पाइसन। मैं आज अखबार में पाइसन देख रहा हूँ तो उसमें लिखा है कि आज आप बच के चलें, एक्सीडेंट होगा। मैं कैप्रिकॉर्न देख रहा हूँ, वो कह रहा है आज आपका दिन बहुत अच्छा है। अब ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल खुलासा करता हूँ और ये सबको पता लगना चाहिए Sorry. कि क्या है। मैं आपको ये खुलासा करता हूँ, सबको पता लगना चाहिए क्या चीज़ है ये। क्योंकि कंफ्यूजन जैसे इन्होंने बोला ये बहुत confusion है। लोगों को है। आपने कभी हिंदी का अखबार शायद नहीं देखा। हिंदी के अखबार में आप जाएंगे तो जो राशि होती है उसके आगे नाम लिखे होते हैं, चू चे चोला लिखा होता है उस पे कि आपकी राशि मेष राशि है, कापा तो मारा दी ये सब हाँ लिखा जी, होता जैसे है। मेरा पापे वर्गो आता तो है। आपका नाम का स्टार्टिंग जो होता है वो हिंदी से देखा जाता है, और जो अंग्रेजी का है वो यूनिफॉर्म है। अब वो नाम का स्टार्टिंग भी आजकल लोग रखते नहीं है, राशि का नाम रखते नहीं है, नॉर्मली दूसरा नाम रखते हैं। तो आपको आपके राशि का नाम पता होना चाहिए। राशि का मतलब क्या होता है कि आपका मून कौन सी राशि में था जिस दिन आप पैदा हुए थे, वो आपकी राशि हुई, और उसके हिसाब से, उसके नक्षत्र के हिसाब से आपका नाम डिसाइड होता था कि आपका नाम पा है, मान लीजिए कन्या राशि की है
तो आपका पा से नाम निकलता था। तो आप यदि अभी भी अंग्रेजी के हिसाब से देखते हैं, वो 21 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का सिस्टम यस। देखते हैं, तो वो सनशाइन है, वो अंग्रेजी सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम है, दैट इज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, नॉट इंडियन एस्ट्रोलॉजी। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो आप देखते हैं राशि के नाम से, चंद्रमा के हिसाब से। तो यहां पर मैं फिर आपके सारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि भाई अपनी चंद्र राशि निकाल लो। नहीं निकाल सकते, मेरी वेबसाइट पे जाओ, वहां पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ टाइप करोगे, तुमको चंद्र राशि आ जाएगी। इतना भी कष्ट नहीं करना चाहते तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैं बताऊंगा क्या चंद्र राशि है आपकी, ताकि आप कम से कम सही तो देखो। तो विनय जी, आपकी वेबसाइट क्या है, बता दीजिए, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जी जी जी, आप जरा बता। विनयबजरंगी.com विनयबजरंगी.com जी, एंड उस पे हम अपना डाल के निकाल सकते आप हैं। डालिए और लिखा आ जाएगा कि आपका चंद्र राशि क्या है, आपका लगन क्या है। आप वो तो पूरी कुंडली निकल के आती है, लेकिन राशि स्पेसिफिकली बताते हैं कि ये राशि है। क्योंकि मेरा जो हॉरोस्कोप आता है, चाहे वो मेरा डेली हॉरोस्कोप हो, चाहे वीकली हॉरोस्कोप हो, चाहे मंथली हॉरोस्कोप हो, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन मून साइन, यानी कि चंद्र राशि। तो इंडियन सिस्टम जो है उसके अंदर गलती से वो वेस्टर्न आके इधर आ गया। वेस्टर्न क्यों आया इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो सिंपल है। सिंपल क्यों है कि याद करने की जरूरत ही नहीं है कि कब पैदा हुए थे, कि भाई इस समय से लेकर इस समय तक पैदा हुआ था। जैसे आपने बोला मैं पाइसेस हूं, तो हाँ आप पाइसेस हैं क्योंकि आप तब पैदा हुए थे। आपने बोला मैं कैप्रिकॉर्न हूं, तो कैप्रिकॉर्न हो गए आप। लेकिन अगर कोई पूछे कि आप कौन हो, तो आपको फिर किसी पंडित जी से पूछना पड़ेगा, और आजकल तो जरूरत भी नहीं है। आजकल तो वेबसाइट से देखिए और तुरंत पता लग जाएगा कि आपकी राशि क्या है, और उसको मान के रखिए कि ये मेरी राशि है, दैट इज योर मून साइन। विनय जी, आजकल ना सब लोग पैसे को लेके बड़े परेशान हैं। मतलब पैसा आता है तो रुकता नहीं है, कुछ लोगों के पास आता ही नहीं है, और कुछ है तो वो बेचारे परेशान ही हैं पैसे को लेके, जुड़ नहीं रहा, आगे मकान नहीं बन रहा, घर नहीं बन रहा। कुछ मैं ये भी कहूँगा कि पहले जो 20-30 लाख में घर बनता था, आज 1.5 करोड़ चाहिए तो आदमी 1.5 करोड़ नहीं कमा पा रहा। लेकिन कुल मिला के आदमी परेशान घूम रहा है। तो पैसे का उपाय कुछ है, या ऐसा कुछ है जो पैसे की उन्नति में आपको हेल्प करे या प्रगतिशील रहे आपके लिए? जी जी। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट ऐसे करना चाहूँगा कि अगर समस्या है ना, तो मेरे पास समाधान है। आई हैव द सॉल्यूशन, मतलब बस हमें समस्या लेके आपके पास आना है, समाधान एंड आप आई दे एम देयर देंगे। टू गिव यू अ वेरी क्लियर ड्राफ्ट ऑफ योर पाथ, कि दिस इज द ड्राफ्ट ऑफ यू हैव टू फॉलो दिस, एंड इफ यू फॉलो दिस देन यू गोइंग टू अचीव इट। अब इसको मैं कैसे लोगों को बताऊंगा? लोग कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये बड़ी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति की कुंडली के अंदर धन योग होता है, लक्ष्मी योग जिसको बोलते हैं। कम बढ़ती हो सकता है, कोई अंबानी का योग लेकर आया है, कोई छोटा योग लेकर आया होगा, लेकिन योग हर एक की कुंडली में होता है। अब उस योग को खोलने या बंद करने का एक तरीका होता है कि कैसे खुलेगा। बहुत लोग तरीका उनको पता नहीं होता, गलत तरीके से खोलने की कोशिश करते हैं। किसी की कुंडली के अंदर बंधत्व से, यानी कि एम्प्लॉई होके योग खोलने का तरीका है, वो एम्प्लॉयर बनने की कोशिश करते हैं, यानी कि बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। किसी की कुंडली के अंदर है कि बिजनेस से बहुत अच्छा योग बन सकता है, तो वो बेचारे एम्प्लॉई रह जाते हैं, तो अपने धन योग को खोल नहीं पाते। तो सबसे पहले तो ये एक एक पता होना चाहिए कि आपका योग किस चीज का है। आपको बिजनेस से कमाना है, या आपको कहीं पर किसी के अधीनस्थ होके, किसी के कमांड लेके कमाना है। ऐसा नहीं है कि कमांड लेके आपको पैसे कम मिलेंगे। बात यह है कि मैक्सिमम पैसे कैसे मिलेंगे, वो आपकी ये पता लग जाएगा कि आपका योग क्या है। छोटा योग है कि आपका एम्प्लॉई योग है कि एम्प्लॉयर योग है। एक बार ये पता लग जाए कि ये एम्प्लॉयर योग है, तो किस प्रकार का एम्प्लॉयर आप बनोगे। आप मैन्युफैक्चरर होगे, डिस्ट्रीब्यूटर होगे, स्टॉक मार्केट करोगे, या आप सिर्फ कंसल्टेंसी से कमाओगे। यानी कि मैं जैसे बैठता हूं, मेरे को ना कोई व्यापार करना है ना कुछ करना है, मेरे को अपने ज्ञान से अपना ज्ञान बांटना है और मुझे धन मिल जाता है, मेरा पारिश्रमिक मिल जाता है मुझे। तो ये उसके अंदर होता है। आप अगर सपोज वो उस पाथ को छोड़ देंगे, तो फिर हमेशा परेशान रहेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, 25, 27, 30, 35 साल के बच्चे हैं, जो कि नौकरी कर रहे होते हैं, 7-8 साल हो जाते हैं नौकरी करते हुए, और उसके बाद उनको लगता है यार कि ये पूरी की पूरी कंपनी मैं चला रहा हूँ, मेरा बॉस नहीं चला रहा, ये मैं चलाता हूँ। अगर मैं छोड़ दूँ इस बॉस को,
तो मैं काम करना शुरू कर दूंगा, इससे ज़्यादा कमा लूंगा, क्योंकि अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ और तब सारा का सारा बिजनेस मेरे पास होगा। और वो व्यक्ति इस मुकालते में कि मैं यही कंपनी चला रहा था, वो नौकरी छोड़ देता है। अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद जब वो अपना काम धंधा करना शुरू करते हैं, तो उनको पता चलता है कि क्या परेशानी है और क्या परेशानी नहीं है। जितना पैसा तनख्वाह के माध्यम से आ रहा था वो तो आना बंद हो गया, जितनी सेविंग थी वो खत्म हो जाती हैं, माता पिता से और लेके खर्चा कर देते हैं। ये सिस्टम जो है वो एक नेगेटिव होना आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी बात है वही मैं कहना चाह रहा था कि एक बार अपने योग के बारे में पता चल जाए, तो फिर उसके बाद जो पैसा कमाना है वो पैसा ज़रूर मिलेगा। हमको इंतज़ार भी नहीं करना होता। We can convert the dasha, we can make the dasha work for us. We should know that what we have to do. If we know what we have to do, then there is no problems at all. Every time will be a good time. नहीं तो क्या कुंडली में जैसे किसी के योग है कि वो पैसा कमा ही नहीं सकता, या दरिद्र योग है, या परेशानी का योग है, तो कैन वी चेंज दैट आल्सो थ्रू सम रेमेडीज या क्या? हाँ, रेमेडीज मैं बताऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आपने एक बड़ा अच्छा नाम लिया दरिद्र योग का, क्योंकि ये डराने का बड़ा अच्छा योग है। लोग डरते हैं इससे। दरिद्र योग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉवर्टी योगा है, लेकिन पॉवर्टी योगा अगर कुंडली के अंदर है तो ऐसा नहीं है कि विद एवरी स्ट्रोक ऑफ योर हैंड और योर पेन यू विल बी सब्जेक्टेड टू दैट पॉवर्टी योगा। आपका पॉवर्टी योगा किस चीज से इग्नाइट हो रहा है या एक्टिवेट हो रहा है, ये पता लगना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, आप उसके अंदर बहुत तगड़े ज्ञाता हैं। मैं बोलूंगा सर आपके पास कितने पैसे हैं, आप कहेंगे मेरे पास 100 रुपए हैं। मैंने कहा आज तक इतने कमाए, कहते हैं हाँ इतने कमाए हैं। मैं कहता यार प्रॉपर्टी में लगा दो। अब आपकी कुंडली के अंदर वो प्रॉपर्टी के योग से वो दरिद्र योगा आपकी कुंडली में जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। आपने मेरे कहने पे 100 रुपए लगा दिए या किसी के कहने पे लगा दिए, वो एक्टिवेट हुआ और आप दरिद्र हो गए, आपके पास पैसे सब खत्म हो गए। कुंडली के अंदर वो योग इसलिए एक्टिवेट हुआ क्योंकि आपको उस जगह जाना ही नहीं था जहां पर आपको दरिद्रता आती। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ताकि वो दरिद्र योग की कुंडली के अंदर है तो वो एक्टिवेट ना हो। मतलब पता है कि बिजली की तार है तो छूना मना है। और हर एक कुंडली में दरिद्र योग होता है, इस बात का मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एवरी हॉरोस्कोप हैज अ दरिद्र योगा इन इट। एक्टिवेट नहीं होने देना बस उसको। तो अब जैसे आपने बताया कि हर कुंडली में दरिद्र योग है, बस उसको एक्टिवेट नहीं होने देना। तो ये तो एक बहुत वो हो गया कि अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देगा तो उसका वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्या कोई ऐसी डेली हैबिट है या कोई डेली टेंडेंसी है लोगों की, कोई डेली फीचर ऐसे हैं जिनकी वजह से उनका दरिद्र योग एक्टिवेट हो जाए ताकि वो लोग वो दुष्कर्म ना करें? देखिए, दरिद्र योग जो है वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट आपके अपने कर्मों से भी होता है। बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो आपको नेगेटिव राह पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे एक व्यक्ति के, एक बच्चे के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो उसमें 3-4 फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, 3-4 फ्रेंड्स जिनको माएँ बोलती हैं उसके साथ मत रहियो, वो ठीक नहीं है लड़का। वो कुछ जो उल्टे सीधे भी होते हैं। तो वो जो उल्टे सीधे ग्रह होते हैं वो उसको नेगेटिव काम कराने के लिए बाध्य करते हैं। जो एक नॉर्मल तरीके होते हैं कि झूठ बोलना, ओवर कमिट करना, फिर अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी को बता देना, फिर कोई भी चीज़ को इस प्रकार से बेच देना कि उसको पता हो कि एक ही बार बेचनी है, उसके बाद तो मुझे दोबारा यहाँ जाना नहीं है। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति राहु के द्वारा कुंडली के अंदर होती हैं। कुछ शनि प्रधान चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति करने की कोशिश करता है, ज़िद्दीपन करता है, ज़बरदस्ती उस चीज़ को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है जो कि कुंडली में है नहीं, या ऐसा काम करने की कोशिश करता है जिससे कुछ होना नहीं है। ये सब शनि प्रधान चीज़ें होती हैं। यदि हमने वो सब चीज़ें काम करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें कुंडली के अंदर एक्टिवेट होती हैं और फिर दरिद्र रोग को एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे कि नुकसान होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे जो कि बिज़नेस करना शुरू करते हैं, शुरू के 6-8 महीने 1 साल तो कहते हैं
बहुत अच्छा चला मेरा, बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद जैसे ही सबको पता चलता है कि इसके रंग कैसे थे, तो लोग उससे विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। लोग उसको कमिटमेंट जो दे रहा है उसकी बात मानना बंद कर देते हैं, तो उसका विड्रॉल शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर उसने अपना दरिद्र योग ही एक्टिवेट कर दिया होता है, और जिस बिजनेस से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था या उसने मज़ा लिया था, वो फिर नेगेटिविटी की तरफ चले जाना शुरू हो जाता है। क्या सही कर्म करने से हमारे योग बदलते हैं और हमारी कुंडली में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हम कहेंगे नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होती हैं? बिल्कुल। सही कर्म की डेफ़िनेशन क्या है? सही कर्म की डेफिनेशन कर्मा करेक्शन है कि यू हैव टू कर्मा करेक्ट योरसेल्फ आउट। ये एक बहुत छोटा टर्म है कर्मा करेक्शन, लेकिन बहुत ही बड़ी साइंस है ये, कि व्हाट कर्मास यू हैव टू बेसिकली इम्प्लीमेंट इन योरसेल्फ। और हर आदमी को ये पता होता है कि उसके अंदर डिफेक्ट्स क्या हैं, क्या परेशानी है, और वो परेशानी को यदि वो हटाना शुरू करेगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एक मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनको पता है कि आपस में क्या परेशानी है, उनको पता है कि क्या दिक्कत है आपस में, किस लेकिन बात पे लड़ाई हो किस बात सकती पर है? लड़ाई होती है या हो रही है। तो जो हस्बैंड होगा या जो वाइफ होगी, वो दूसरे को समझाएंगे, तुमको बात समझ में नहीं आ रही क्या, तुम ऐसे ठीक हो जाओ। तो अपने आप को ठीक करने से पहले वो उनकी अपेक्षा ये होती है कि दूसरा आदमी ठीक हो जाए। तो ये एक बहुत ही रेसिप्रोकल साइंस है। यदि हम ये एक्सपेक्टेशन बंद कर दें कि दूसरा वाला कैसे ठीक होगा और अपने आप को ठीक करना शुरू करें, तो वो एक रेसिप्रोकेशन में अपने आप ही ठीक होगा। ये बात हमको समझ में नहीं आती। कर्मा करेक्शन इज अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड, और हर चीज के अंदर, ये मैंने आपको बहुत छोटा एग्जांपल दिया है, आपके हर जीवन के फोर्टे के अंदर वो काम करता है, और वो आपको एक बहुत अच्छी मतलब एक वाइब्स कहूँगा ला कर देता है, और आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो क्या जो हमारी पास्ट लाइफ़ है, उसके हमारी नेगेटिविटीज़ क्या इस लाइफ़ में कंटिन्यू होती हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन फॉर दैट मैटर। अच्छा, आपने अपना हॉरोस्कोप देखा है? हैव यू सीन योर हॉरोस्कोप? नहीं, शादी के टाइम ही देखा था जब नहीं, शादी हुई कभी थी। और वो भी आपने गलत था वो ठगी भी जी। गलत था। मैं अच्छा, आपको आप बताऊँ। यकीन माने कि हमारी शादी कैसे हो गई, मैं तो आज तक ये मतलब वो हूँ, क्योंकि जो कुंडली मेरी मम्मी पिछले 25 साल से मुझे, मतलब 20 साल से दिखा रही थी, वो कुंडली ही मेरी नहीं थी। ठीक है। बजरंगी जी, मैं आपको एक एग्जांपल दूँगी इसमें, मैं खुद हैरान हूँ, इनका जो टाइम ऑफ बर्थ था और जो मेरा टाइम ऑफ बर्थ था, उससे हमारा मैच हुआ। चलो जी, हो गया। हम बहुत पहले एक पंडित जी के पास गए, हमें नहीं पता उनको क्या सूझा, उन्होंने फ़ोन किया कि ये जो है दीपक जी का टाइम आपने गलत बताया है। तो और इस उन्होंने बात को हो गए हैं 10-15 10 साल। और हम बहुत हैरान, हमने कहा नहीं जी गलत नहीं है, मम्मी तो यही बताती हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो टाइम आपने बताया है उसके हिसाब से मुझे जो अभी प्रेज़ेंट में आपका योग दिख रहा है कि आपके 2 बच्चे हैं और इस एज के हैं, वो इस टाइम पर नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से टाइम गलत है, आप रीचेक करो। तब हमने अपनी मदर को, इनकी मदर को मैंने बोला मम्मा आप टाइम चेक करो। उन्होंने टाइम देखा और उन्होंने वाक़ई बताया कि नहीं बेटा ये तो गलत है, मेरे को गलत ध्यान था। मतलब वो पिछले 20 साल, मेरी शादी 21 साल की उम्र में हुई थी। 20 साल से वो मुझे गलत बता रही थीं। इनसे पहले जो मैंने 2-3 लड़कियाँ छोड़ दी, वो भी इसका मतलब गलत में ही थीं, और चलिए, ये वो फिक्स आपका हो गई। आपका अपना भाग्य है। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा था, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपने अपना हॉरोस्कोप देखा है कि नहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं। उस दिन के बाद मान हमने हॉरोस्कोप देखना ही देखा ही बंद कर दिया। नहीं। नहीं, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आपका आंसर, जो मेरा हाँ, आंसर है पास्ट लाइफ़ वो कर्म। पास्ट लाइफ पे था। तो मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी सन 1981 है, मान लीजिए, ठीक है। और सुबह 6 बजे आप दिल्ली में पैदा हुई, ये मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी सन 1981 सुबह 6 बजे आपका हॉरोस्कोप कास्ट हो गया। आपने अपने जीवन का एक क्षण इस पृथ्वी पर नहीं जिया, लेकिन आपका हॉरोस्कोप सामने है। गॉट बिल्कुल, माई पॉइंट? यस। उसके अंदर ये कह रहा है शनि मैं अच्छा नहीं हूं, वो कह रहा है मैं अच्छा नहीं हूं, वो कह रहा है मैं बहुत अच्छा हूं। आपने अभी तक एक सांस नहीं ली, अभी तक आप रोए भी नहीं, लेकिन आपका हॉरोस्कोप सामने है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका इस जन्म का हॉरोस्कोप तो है ही नहीं। ओह यस। दिस इज नॉट दिस वंस हॉरोस्कोप, दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लिव्ड, एंड दैट इज योर पास्ट लाइफ हॉरोस्कोप दैट आई लुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो कर्मा करेक्शन की बात मैं कर रहा था, व्हेन आई लुक एट योर हॉरोस्कोप, मैं कहूं कि आप बहुत स्टबर्न हैं,
तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस समय स्टबर्न हैं, आप अपने पिछले जीवन में स्टबर्न थी। इस बार का कर्मा करेक्शन ये है कि अपने आप की स्टबर्ननेस ठीक कर लीजिए। बिकॉज वो मैं हॉरोस्कोप देख रहा हूं 1 जनवरी 1980 सुबह 6 बजे दिल्ली का। उस समय आप 1 सेकंड की थी, और पूरा लाइफ का बायोडाटा सामने वो था। सामने था। दैट वॉज योर प्रीवियस बर्थ हॉरोस्कोप। तो यदि आपने अपने जीवन के अंदर कोई कर्मा करेक्शन नहीं किया तो एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है अगले जीवन के अंदर। तो जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर जो प्लैनेट है वो आपको अपने कर्मस को मॉडिफाई करने के लिए प्रेरित करता है कि चेंज कीजिए। दिस इज व्हाट यू हैव बीन बॉर्न विद एंड यू हैव टू चेंज दैट सो दैट योर सोल ट्रेवर्सेस इन द राइट पाथ। और ट्रेवर्स का क्या मतलब होता है? बैकुंठ मिल जाए, यानी कि आप समझी, अल्टीमेट अल्टीमेट जिसको मोक्ष कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। वो मिल जाए। तो एवरी टाइम यू चेंज योर हॉरोस्कोप, यू बेसिकली पुश योर सोल टुवर्ड्स मोक्ष। तो ये एक तरीका होता है, एंड दिस इज हाउ वी कनेक्ट द प्रीवियस बर्थ विद दिस वन। तो क्या आपको ये पता लग सकता है किसी भी फॉर्मूले से या कुंडली देख के कि ये जीवन इसका आखिरी है, ये बैकुंठ है, इसके बाद या इसके बाद इसे मोक्ष मिलेगा, ये ऐसा कुछ है? देखिए, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। और ये नहीं बता सकता, मैं आपको आपकी पिछली 12 लाइफ बता सकता हूँ कि आपके पिछले 12 जीवन कैसे बीते, ये भी बता सकता हूँ। और आने वाला जीवन कैसा बीतेगा ये भी बता सकता हूँ। जैसे हम जनरली एस्ट्रोलॉजिस्ट के लाओ भी पास फोन जाते लाओ हैं मेरा। तो पास्ट लाइफ बताते हैं, आगे फ्यूचर कैसा होगा ये पूरा प्रिडिक्ट किया जा सकता है। पास्ट लाइफ आपकी जो बताई जाती है वो आपकी पास्ट लाइफ जो आपके पिछले जीवन की हो गई, या आपने इस जीवन के अंदर जो आपने कुछ अपना जो निकाला। लेकिन आने वाला जो जीवन है वो आपका जो ये प्रेजेंट हॉरोस्कोप है उसके माध्यम से आपको बताया जा सकता है कि आपका क्या है, और हम वही बताते हैं। जैसे मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो सब फ्यूचर को तो बता रहा हूं मैं कि हाँ जी। ये होगा, इसका ये कैसे करना है, ये कैसे नहीं करना है। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो आपने कहा मोक्ष की बात से मुझे एक मेरे मन में बहुत बार ये प्रश्न आता है। मेरा ये एक मानना है, जैसे मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, लाइक मैंने अपनी मदर को देखा या मैंने कईयों को देखा मेरे फ्रेंड सर्कल में, जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं और अपने सारे जो काम है बहुत नियम से करते हैं कि सुबह उठ के नहाना, उसके बाद माला करना, उसके बाद पूजा करना, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करना और इवनिंग में भी दिया बत्ती ज़रूर करते हैं। वो लोग अधिकतर ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनका मन ज़्यादा विचलित रहता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, मैं इसको ज़्यादा नहीं मानूंगा क्योंकि ये एक जेनरिक बात है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हर एक आदमी अपनी कुंडली से गवर्नड होता है। तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर दुख लिखे हों, लेकिन उसका नवम भाव भी मजबूत हो, तो वो ज़्यादा धार्मिक भी रहेगा। लेकिन दुख भी लिखे हुए हैं तो दुख तो उसको भोगने ही पड़ेंगे जो उसकी कुंडली के अंदर लिखे हुए हैं। उसको छोटा मोटा वो अल्टर कर सकता है, लेकिन दुखी तो वो रहेगा ही रहेगा, या परेशान तो रहेगा ही रहेगा। इसका आंसर और ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो गाड़ी चला रहा हो उसका एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन तेज़ चलाने वाले का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हर एक आदमी अपनी अपनी कुंडली से गवर्नड है। तो जिनकी आप बात कर रही हैं या चर्चा कर रही हैं, हो सकता है कि उनका किसी प्रकार से कुंडली के अंदर कोई दोष हो जो कि उस समय एक्टिवेटेड हो या परेशान हो। एक बात विनय जी मैं पूछना चाहता हूँ, जब हमने ये चर्चा शुरू की अपनी, तो आपने कहा समस्या आप लाइए, समाधान मैं दूंगा। अभी आपने कहा कि मैं जो आपके दुख हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। तो फिर अगर दुख भोगने हैं तो फिर समस्या समाधान क्या है? देखिए और दूसरी चीज, क्या जो विधाता ने लिख दिया हमारी कुंडली में कि किसी आदमी का लिख दिया कि भैया इसका तो तकलीफ आएगी, क्या हम अपने उपाय या प्रार्थना या जो भी आपका सिस्टम है उससे क्या विधाता का लिखा बदल सकते हैं? विधाता का ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। आपकी हॉरोस्कोप जो है वो आपके कर्मों का एक आईना है। उसके अंदर आपको कैसे डेविएट करना है या कैसे आपको ट्रेवर्स करना है ये पता चलता है।
अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर ये लिखा है कि ये परेशानी पॉसिबल है, या लॉस ऑफ फेम है, या लॉस ऑफ नेम है, ये आपकी कुंडली में नजर आ रही है, तो या तो हम उस राह पे आपको नहीं भेजेंगे, या फिर उस पे हम बहुत मिनिमम आपको परेशानी हो, ऐसा ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई नेगेटिविटी लिखी है तो वो होके ही रहेगी। यदि आप अपने आप को कर्मा करेक्ट करते हैं तो वो हो सकता है कि नेगेटिविटी ना हो, वो बिल्कुल ना हो। इंडिकेशंस हॉरोस्कोप के होने के बाद भी वो प्रॉब्लम आपको जीवन में नहीं आए, यदि आपने अपना रास्ता या जो पथ है वो बदल दिया है। बजरंगी जी, ये तो हमने अभी बहुत जनरलाइज बात करी। अब हम आते हैं रिलेशनशिप्स पर। आजकल जैसे जो बच्चे हैं, वो जनरली या तो शादी करना नहीं चाहते, अगर करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। उनके लिए ये है कि हम आपकी चॉइस से नहीं करेंगे। तो वहाँ पर तो ये हम कुंडली मिलवाने का सोच ही नहीं सकते भई, अगर उन्होंने एक पार्टनर चूज़ कर लिया है, तो वो उसी पार्टनर के साथ ही रहना पसंद करेंगे। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, और हम कैसे उन्हें ये कन्विंस करें कि भई आप जो है एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपने गुण मिलवाइए। और उसमें भी एक मेरा एक इसी में ही एक प्रश्न निकल के ये आता है कि जो ये गुण मिलवाने वाली जो बात होती है, जैसे मेरे एक नोन में हैं, उनके कुल 4 गुण मिलते हैं। लेकिन उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही है। उन्हें एक पंडित जी ने कहा कि आप गुड़ पे मत जाइए और आप जो है कंटिन्यू करिए, ये रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन वही कई हैं जिनके मान लीजिए 30 से ज़्यादा गुण भी मिल रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या सिस्टम है टोटल? तो ये थोड़ा-सा ना मिसकंसेप्शन है, और मिसकंसेप्शन बहुत तेज़ी से वायरल हो चुका है कि गुण ही सब कुछ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक गाड़ी खरीदने जाइए और गाड़ी आपको बाहर से अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी सजा रखी है उसने, लेकिन उसके अंदर इंजन नहीं है, तो आपको लेने का फ़ायदा नहीं है। गाड़ी देखने में अच्छी लग रही है, आप बोलोगे ना ये मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, कहते हैं भाई साहब ये तो ये बन रही है, हम लोग अभी रिफर्बिश कर रहे हैं इसको, अब ये ठीक हो जाएगी तब दी जाएगी। तो जो गुण होता है वो गाड़ी का खोल है, यानी कि कितने गुण मिले, उसने कहा 25 मिल गए, 30 मिल गए, 5 मिल गए, तो वो कोई डेफिनेट चीज नहीं होती शादी के लिए। इसके बाद और बहुत सारे मिलान होते हैं जो कि करने जरूरी हैं, और गुण मिलान जो है दैट इज जस्ट 20% वेटेज का काम होता है, 80% कोई और चीज होती है। यदि वो चीज हमने मिलान नहीं की, या वो मिलान हो गई तो नहीं की, तो 28 गुण और 36 गुण भी फेल हो जाएंगे। और यदि वो मिलान हो गया तो 4 गुण जैसा आप कह रही हैं वो भी काम हो जाएगा। मेरी यूट्यूब वीडियोस हैं जिसके अंदर मैं गुण मिलान के ऊपर यही चर्चा करता हूँ कि 4.5 गुण के अंदर शादी हो सकती है, और हो सकता है कि 32 गुण मिलते हों और तो भी नहीं हो शादी सकती। ना हो और खराब हो जाए। जब मैं पीएचडी कर रहा था अपनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो जो मेरा सब्जेक्ट था, जो मेरी कोर एक्सपर्टीज थी, वो मैरिज एस्ट्रोलॉजी थी। तो मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप्स की पड़ताल की, और हॉरोस्कोप मिलते भी नहीं हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको कितने मिल जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के मिल जाएंगे, कुछ और मिल जाएंगे। तो मैं कड़कड़डूमा कोर्ट गया था, वहां जाकर बैठता था, और वहां पर जो लोग आकर डिवोर्स के कपल्स आते थे उनसे डेट ऑफ बर्थ लेकर आता था। कि क्या प्रॉब्लम है क्या उन्हें? प्रॉब्लम है, आप सोचिए कि सन 2000 1998 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय वो लोग जो हैं वो कहते थे कि मोस्टली लोग जो थे कहते थे हमारी तो कुंडली मिला के शादी हुई है और हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, पंडित जी ने तो हमारी कुंडली मिला दी थी और अब हम यहाँ पर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो वो वाली बात बहुत मन पे स्ट्राइक करती थी कि इन लोगों के कुंडली जो मिलाई जाती है उसके बाद भी इनकी नहीं चल रही है, तो देर इज समथिंग डीपर इनटू इट, इट इज नॉट जस्ट गुण मिलान। तो वो लोग जो सिर्फ गुण मिलान के बेस के ऊपर शादी रिजेक्ट कर देते हैं या शादी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो गलती कर रहे हैं। दे हैव टू गो अ बिट डीपर इनटू इट। बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐसी होती हैं जो कि पॉजिटिव हो जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि पता नहीं होती और नेगेटिव हो जाती हैं। तो आई वुड से दैट अ डीपर एनालिसिस ऑफ द कारकास ऑफ मैरिज, डूअर्स ऑफ मैरिज, जुपिटर, वीनस, मंगल, इनकी मिलान होने बहुत जरूरी है। वंस वी डू दैट एंड वंस वी कम टू ए कंक्लूजन कि ये कारक मिलान ठीक हो रहे हैं, तो चाहे 2 गुण मिलते हो या 4 मिलते हो, उससे शादी हो फ़र्क सकती नहीं है, फर्क पड़ता। नहीं पड़ता, उससे शादी हो सकती है।
और बजरंगी जी, जो ये आजकल की जनरेशन लव मैरिजेस कर रही है, उनको कैसे कन्विंस करें? उनको कन्विंस करने का तो बहुत मुश्किल तरीका है, क्योंकि वो अब अपनी मर्ज़ी के मालिक हो चुके हैं और माँ-बाप को वो कुछ ज़्यादा समझते नहीं हैं। कम से कम बुद्धिमानी में तो अपने आप को ऊपर ही मानते हैं वो। तो और वो जब जिसको किसी को चाह लेते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो उससे शादी करके ही मानते हैं। तो हो सकता है कि उनके आपस में कंपैटिबिलिटी ना हो, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं जिसके अंदर जो कोर्टशिप पीरियड था वो 4-4 5-5 साल का था और शादी 6 महीने भी नहीं शादी टिकी। 6 महीने भी नहीं चली। एक हाँ, बहुत अच्छे फ़िल्म स्टार हैं जो डांस बहुत अच्छा करते हैं, वो तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे तो भी उनकी वो मैरिज है वो जी। वैनिश हो गई। तो ऐसे है कि मतलब 5-5 6-6 साल दे वर डेटिंग एंड देन व्हेन दे गॉट मैरिड दे कुडन्ट इवन सर्वाइव फॉर 3-4 मंथ्स। तो ये सब ऐसे खुलासे होते हैं कि द सन शाइन्स वेरी डिफरेंटली वन्स यू आर मैरिड, राइट? तो वो एक बिल्कुल नया पूरा वो खुलता है जो लोगों को समझ में नहीं आता। तो उसके लिए भी मेरे पास उपाय है और वो उपाय ये है कि कम टू मी, आई विल लेट यू नो दैट वेयर द स्पार्क हैज़ गॉन। वो जो स्पार्क था जो पहले पहले था, अब कहाँ गया वो? आई विल जस्ट फाइंड इट आउट फॉर यू। मैं बताऊँगा कि कैसे ये स्पार्क को दोबारा लेकर आया जाए और क्या उपाय किए जाएँ ताकि उससे लाभ हो। और उपाय ये नहीं होते कि पूजा पाठ कर लो, पूजा पाठ इज़ कमिटमेंट। अब आपको जैसे बहुत बार आपने कहा कि पूजा कर लो, पाठ कर लो। भगवान के पास हम जाते हैं तो भगवान के पास हम कोई हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, तो हम उस तरीके से जाते हैं और बच्चे को भी समझाते हैं कि बेटा इंटरव्यू अच्छा दे देना, ये अच्छा कर देना। वो भी समझता है, ये 4 दिन नहीं समझता, जिस दिन समझ जाता है उस दिन इंटरव्यू उसका अच्छा भी हो जाता है। या उसको हम बताते हैं कि पढ़ लेना, मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की है। तो बच्चा भी उसके थोड़े से इन्फ्लुएंस में आता ही है। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं किसी भी प्रार्थना को लेकर, तो हम उसकी तरीके से अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं। हुँ। तो फिर अगर मान लीजिए विवाह नहीं भी चल रहा है, तो किस-किस चीज़ को हमको कम करना है, किसको बढ़ाना है, किस चीज़ के अंदर को क्या रिस्ट्रेन रखना है लड़के को, कब-कब रिस्ट्रेन रखना है, कब-कब उसकी ऐसी दशा आएगी जब छोटी-सी बात उसके लिए बड़ी हो जाएगी, लड़की के लिए कब कौन-सी छोटी-सी बात बड़ी हो जाएगी। ये दशा हम इवैल्यूएट करते हैं, उनको टाइम पीरियड बताते हैं कि इस प्रकार से रहने की कोशिश करो, देन योर मैरिज विल वर्क। एंड I am very proud to announce that most of the couples who come to me and they are really fighting and they think of even separating and one has filed for divorce also, वो भी फिर दोबारा they start living under the same roof. तो हैपीली। ये happily, yes. तो एस्ट्रोलॉजी वर्क्स हियर कि जब बिल्कुल ही दोनों के दोनों नॉर्थ साउथ हो गए हों, उसके बाद भी उनका काम अच्छा होना शुरू हो तो जाता बट है। उनमें भी एक्सेप्टेंस है कि आपकी बात सुन के वो उसको फिर वर्क जब वो ऑन आए हैं करते हैं? मेरे पास तो ये कुछ सोच के आए हैं, चलो एक बार चलते हैं किसी एस्ट्रो काउंसलर के पास चलते हैं। एक काउंसलिंग हो जाती है। काउंसलिंग करने के बाद बहुत सारी बातें होती हैं। फिर मन की ऐसे बहुत सारे उद्गार होते हैं जो कि आपस में नहीं निकाल पाते, या निकालते हैं तो उनका झगड़ा हो जाता है। मेरे पास निकालते हैं तो धीरे से निकल भी जाता है और फिर जो है उसके बाद बैरियर लग जाता है। और फिर उनको हाउ टू लीड योर लाइफ नाउ इन फ्यूचर, क्या बात है, सास की दिक्कत है, माँ की दिक्कत है, किसकी दिक्कत है, घर की दिक्कत है, अलग रहना है, इकट्ठे रहना है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो यू कम टू अ सॉल्यूशन एंड द मैरिज वर्क्स। ये तो हमने मैरिज की बात करी। अब हम ये बात करते हैं कि जैसे आजकल आईवीएफ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मतलब नॉर्मल प्रोसेस से दे कीप ऑन डिलेइंग द कपल्स कीप ऑन डिलेइंग द प्रेगनेंसी और बाद में वो एज जो है वो निकल जाती है। तो इस पर कोई ऐसा ऐसा कुछ उपाय है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि समझाई जा सके कि भई ये आईवीएफ का ट्रेंड कंप्लीटली कम हो जाए? डॉक्टर ज़रूर मुझे हिट करेंगे लेकिन स्टिल आई वांट कि यूनिवर्स को फ़ायदा हो। देखिए क्या होता है कि आजकल फीमेल्स बहुत लेट मैरिज कर रहे हैं। 30, 32, 35, और फिर वो फिज़िकली थोड़े से कमज़ोर हो जाते होंगे और फिर जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है उससे कंसीव नहीं हो पाता है, तो आईवीएफ इज़ अ मिरेकल मिरेकल फॉर दैट। एंड आई सपोर्ट आईवीएफ कि अगर सपोज़ नहीं हो रहा है तो, क्योंकि अब इतना लेट हो चुका है तो अब क्या करें? लेकिन प्रॉब्लम आगे क्रिएट होती है, वो ये होती है कि आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं। रिपीटेड आईवीएफ करते हैं, आईयूआई करते हैं, लेकिन दैट आल्सो फेल्स एंड हियर एस्ट्रोलॉजी वर्क्स।
I can tell those couples the date in which they should be going for the IVF. डॉक्टर्स पर्टिकुलरली सेल्स को फ्रीज करके रख लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि हम इस दिन जो है इसको इंसेमिनेट करेंगे. एंड दोज डेट्स यू नो दे गिव अ बैंड ऑफ डेट्स कि मान लीजिए कि 10 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में करेंगे, तो हम उसमें बताते हैं कि किस दिन बेस्ट रहेगा. तो वो नक्षत्र बेस्ड कैलकुलेशन होती है और एक बार वो हो जाए तो जो चांसेस ऑफ फेलियर्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. मैं यहीं पे आपको पॉज करूंगा. ऐसी कोई डेट पैसा कमाने की भी होती है कि शेयर मार्केट में 1 रुपया डालो और आपका ही शेयर आज 100 का हो जाए, जी, ये ऐसी या भी ऐसी क्रिप्टो में हो जाए, या कहीं भी हो जाए, ऐसी भी होती है. तो वो कैसे निकलेगी? वो कुंडली विशेष से निकलती है कि कौन सी कुंडली के अंदर कब योग फलित हुए हैं. तो भाई साहब आज मैं इन्हें पकड़ लूंगा और मैं देखता नहीं नहीं, हूँ. हम जाने नहीं देंगे यहाँ से, हाँ. लॉक कर देंगे डोर. हमें डेट चाहिए जिसमें हम ट्रेड करें और हमें पैसा ही पैसा है. तो एक इसमें आपको मैं एक छोटा सा एक टिप दूंगा और वो टिप जो है वो सब यूज कीजिएगा, आप भी यूज कीजिएगा क्योंकि आप तो करते ही हैं. आपके लिए वो टिप कितनी कामयाब होगी मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जब आप यूज करेंगे इसको ओवर द टाइम तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बहुत अच्छा है. कि जब आप सुबह ट्रेड करने बैठे, जब अपना आप खोलें और आप सोचें कि मुझे अब कुछ ट्रेड करना है, जाने से पहले मतलब कमिट होने से पहले एक बार ना सांस लेना शुरू करिएगा और देखिएगा कि आपका कौन सा नथुना चल रहा है ज्यादा, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है. कभी कभी लेफ्ट से ज्यादा तेज हवा आ रही होती है अंदर जब आप वो करते हैं, सांस लेते हैं, और कभी कभी राइट से आ रही होती है. अभी कभी जैसे कभी दोनों सेम आ रहे होते हैं. अभी जैसे जब राइट से एक आ रही है, अभी जैसे मेरी लेफ्ट से आ रही है. मेरी राइट से आ रही है. तो अगर आपको लेफ्ट से आ रही तो मेरी आपको बात पसंद नहीं आ रही है. मेरी राइट से आ रही आपको है. राइट से आ रही तो आपको मेरी बात पसंद आ रही है. तो ये मैं बता रहा था आपको शेयर मार्केट, ये तो मजाक की बात थी. ये शेयर मार्केट बता रहा था कि अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं और आपका लेफ्ट नथुना चल रहा है तो आप मत कीजिएगा, वो इम्पल्सिव है. अच्छा. हाँ, वो चंद्रमा के ऊपर बेस हो गया. और अगर आपका राइट चल रहा है तो वो एग्रेसिव है, तो आप उसके अंदर एग्रेसिवली जा सकते हैं अगर आपका राइट चल रहा है तो कल परसों नरसों जब भी आप करिएगा और अपनी वीडियो पे आप खुद ही कमेंट डालिएगा नीचे कि कितना आपको ये वाला ट्रिक कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही है. और मैं सबसे कहूंगा कि वो भी डालें कि वो जब सुबह कोई भी छोटा से छोटा कमोडिटी कुछ भी खरीदें और फिर उस हिसाब से खरीदें. मैं ये नहीं कहता कि चंद्रमा जब आपका चल रहा हो, मतलब लेफ्ट चंद्रमा होता है जब चल रहा हो, तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन वो आपका बहुत इमोशनल या आपका मोमेंटियस डिसीजन होता है कि मैं ये कर देता हूँ, अब मेरे को इतना काटना ही काटना था या मुझे इतना जोड़ना ही जोड़ना था, तो वो होता है. वो उसको एक बार छोड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा सब कुछ. तो हम ये मान लें कि अगर कोई हम इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं तो हम ये चीज चेक करें एग्जैक्टली कि हमारी राइट नॉस्ट्रिल वर्क कर रही है. कौन सी नॉस्ट्रिल वर्क कर रही है, वो आपका इमोशनल डिसीजन है या आपका सोचा समझा डिसीजन है. वो राइट और लेफ्ट से पता लग जाएगा. आप बहुत जगह इमोशनल भी काम करते हैं, बहुत जगह इमोशन काम करती है. बेटी जैसे आपकी बोले कि मुझे कहीं घूमने जाना है 3 दिन के लिए, आप जब उसको हाँ बोलेंगी तो आपकी लेफ्ट ही काम कर रही होगी. कोई काम नहीं करती. तब ये लगता है कि किसी तरह ट्रिप कैंसिल हो जाए. बजरंगी जी, ये तो हमने अब रिलेशंस की बात करी, हमने बच्चों की बात करी, अब हम घर पर आ जाते हैं. जब हम घर पर आते हैं, आजकल लोग जनरली फ्लैट्स में रह रहे हैं, इंडिविजुअल हाउसेस थोड़े से कम हो गए हैं कंपैरेटिवली, या है तो आप हर चीज़ तुड़वा नहीं सकते हो वास्तु के अकॉर्डिंग. जैसे आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है वो डिस्ट्रक्टिव है और वो कैंसर कॉज करता है. तो इसकी कोई रेमेडी है? क्योंकि जो बेचारा फ्लैट में रह रहा है वो कहाँ चेंजेस कराएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है. देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं. और फ्लैट के अंदर यदि नॉर्थ ईस्ट के, कोठियों के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट पे बहुत सारे टॉयलेट्स होते हैं क्योंकि कभी कभी मजबूरी होती है कि वहीं बनेंगे. तो मैं उनसे कहूँगा कि ज़्यादा तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, उपाय कर लीजिए. जो आपका कमोड होता है, सीट होती है, वो आप उस दीवार से हटा दीजिए जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. उसको आप शिफ्ट कर दीजिए अपनी बाकी 3 या 2 दीवारों के ऊपर, तो आपका काम सिद्ध हो जाता अगर है. वो भी ना किया जा सकता हो क्योंकि वो वाटर सप्लाई और वो सब चीज़ें तो वैसी होंगी. थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है,
दाएं बाएं, मतलब एग्जैक्ट जो जो ईशान कोण बनता है उसको अवॉइड करके लेफ्ट राइट कर देंगे तो काम हो जाएगा। ईशान कोण के ऊपर बिल्कुल ना करें, यानी कि जो आपकी मध्य रेखा होती है वहां से 5-7 डिग्री इधर 5-7 डिग्री इधर से अलावा जो अगर आप शिफ्ट कर देंगे तो वो बहुत आराम से शिफ्ट हो जाता है। मैंने देखा बहुत सारे जगह पर फ्लैट्स में खास तौर से जिसके अंदर और कोई तरीका नहीं है, तो आप अपनी पॉटी सीट को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। ओके। और अभी जैसे ना अभी जैसे हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने घर शिफ्ट किया। वो घर उनके लिए बहुत प्रोग्रेसिव है, मतलब अच्छी इनकम हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेल्स के लिए वो घर प्रोग्रेसिव है, उनके घर की फीमेल्स ना जनरली बीमार रहने लग गई हैं उस घर में। तो क्या ऐसा होता है कि आप घर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ की वाइब्रेशन डिफरेंट होती हैं? बिल्कुल हो सकता है, और अगर घर की सारी फीमेल्स बीमार रह रही हैं तो ये एक बात है जो कि देखने वाली है। उनको घर की एनर्जी बैलेंस करनी चाहिए, और कम से कम जो फीमेल्स हैं उनको अपने सोने का डायरेक्शन बदल देना चाहिए। क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? उनका जो सर है वो साउथ की तरफ होना चाहिए, फीमेल्स का खास तौर से, और अगर साथ में मेल्स भी हैं तो अपना डायरेक्शन साउथ कर दें। अब बेड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तकिया चेंज कर तकिया दें, चेंज कर दें। बस कि जहाँ पर साउथ है वहाँ तकिया लगा दें और आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और एकदम स्वास्थ्य के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी सबको आ रही है, देखिए कोई स्पेसिफिक आ रही हो तो हो सकता है कुंडली में कोई ऐसा दशा या योग चल रहा हो, लेकिन अगर सबकी हो रही है तो कोई ना कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। साउथ की तरफ सर करके सोना शुरू कर दें, कोई भी ना तोड़ करें ना फोड़ करें, बस अपना जो जो तकिया है वो साउथ की तरफ कर दें। बजरंगी जी, जैसे आप ऑकल्ट साइंसेस में डील करते हैं और मैंने देखा है कि जो लोग इसकी बहुत डीप में नॉलेज लेते हैं, मान लीजिए चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे वास्तु है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, उनके अपने घर में कोई एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसका वो निवारण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जैसे कई बार मैंने देखा है कि एक मेरे नोन में है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो जब मुझे रेमेडीज़ बताते हैं या किसी और को बताते हैं तो वो फलती हैं, लेकिन उनकी अपनी लाइफ इतनी डिस्टर्ब रहती है, तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब वो मेरा भला कर सकती है तो वो अपने आप का क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, हर एक कुंडली के अंदर या हर हॉरोस्कोप के अंदर 9 ग्रह होते हैं, एंड एवरीवन हैज टू डील विद हिज ओन सैटर्न, ओन राहु, ओन केतु, द नेगेटिविटीज ऑफ द हॉरोस्कोप फॉर दैट मैटर। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे रेमेडीज आती हैं तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। मेरे को अगर रेमेडीज आती हैं तो मुझे पता है कि कैसे मुझे नेविगेट करना है। आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे अपने कर्म हैं, या कोई भी व्यक्ति है जो कि ऑकल्ट साइंसेस करता है, उसके जो अपने कर्म हैं, उससे तो उसको निकलना ही पड़ेगा। और आजकल के ज़माने में ख़ास तौर से मैंने ये देखा कि लोग नेम पाने के लिए, फ़ेम पाने के लिए न जाने क्या-क्या करते हैं, जो आप अभी पहले ज़िक्र कर रही थी कि ये उपाय बता दिया, वो उपाय बता दिया, बहुत कुछ गलत भी बताते हैं। तो वो भी तो एक बोझ लेकर चल रहे हैं अपने ऊपर, उसकी भी तो नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी ना, तो सब झेलते अपने-अपने हिस्से का ही है। ओके। तो कोई ऐसा कोई बीज मंत्र नहीं है जिससे मान लीजिए कोई बहुत विपदा आए और अगर हम उसे करें तो हमारा कष्ट थोड़ा कम हो जाए या हमारे मन को शांति मिले? बिल्कुल है। अगर अगर आपको गायत्री मंत्र आता है, तो गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हनुमत मंत्र आता हो, ओम क्राम क्रीम क्रौम सः भमाय नमः, अगर ये आता हो तो ये कर सकते हैं। ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सः राहवे नमः। राहुवे नमः, ये कर सकते हैं। ये लानी है। तो राहु देव जी का मंत्र कोई भी कर सकता है विपदा में? विपदा अगर राहु की वजह से तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जो मैंने आपको बताया ये मेलेफिक प्लैनेट्स के मंत्र हैं। ये यानी कि जो नॉर्मली मेलेफिक चीज़ों को देते हैं, राहु की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, मंगल की वजह से प्रॉब्लम आती हैं, तो वो मैंने आपको मंत्र बताया है कि ये कर सकते हैं। चलिए विनय जी, अब एक थोड़ा-सा मतलब बस क्विक लास्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट जी, इनका भी है एक, जी। कि साढ़े साती क्या है? साढ़े साती में आदमी परेशान क्यों रहता है? कुछ लोग कहते हैं कि इसकी साढ़े साती आ गई, ये बिल्कुल ऊपर पहुँच गया। ऊपर से मतलब उसने बहुत ऊँचाइयाँ हासिल कर लीं। दूसरा, लोग ये कहते हैं, अरे यार इसकी तो कुंडली में ही राहु आ गया, तो राहु केतु आ गए। तो क्या ये इतने मतलब डिस्टर्बिंग प्लैनेट हैं, ये किसी की भी ज़िंदगी खराब कर देते हैं, या ये एक मिथ है? नहीं, ये मिथ नहीं है।
साढ़े साती मिथ नहीं है, साढ़े साती बिल्कुल मिथ नहीं है। और साढ़े साती से डील करने के लिए आपके पास स्ट्रांग माइंड होना चाहिए। अगर समझने की कोशिश कीजिए कि साढ़े साती होती क्या है। सबसे पहले आपके नेटल मून को, यानी कि आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है, वहाँ पर जब ट्रांजिटिंग सैटर्न हिट करता है उसके आसपास, तो वो साढ़े साती होती है। सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो जब आपके नेटल मून से एक राशि पहले आता है, उस राशि पे आता है जहाँ चंद्रमा है, और उसके राशि के बाद तक ये 7.5 साल का पीरियड, 7.5 साल का जो पीरियड होता है तो साढ़े सात ही कहते हैं। ढाई 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 और ढाई इसके बाद एक कुछ ढैया भी होती है। वो बाद में चतुर्थ ढैया होती है, अष्टम ढैया होती है। अभी इसी की बात कर लेते हैं, साढ़े साती की। तो साढ़े साती के अंदर वो सैटर्न ने चंद्रमा को हिट किया हुआ है। चंद्रमा और सैटर्न का योग बनाता है विष योग, तो विषाक्त कर देता है सब चीजें, यानी कि वो विष से भर देता है चीजों को। दिमाग के अंदर परेशानी, उलझन, कोई बात को सही प्रकार से समझ में नहीं आती। यानी कि सेम सिचुएशन के अंदर यदि आप पहले कुछ काम कर रहे होते, आराम से निकल जाता वो टाइम, साढ़े साती के अंदर उसी सिचुएशन के अंदर आप थोड़े से परेशान हो जाते हो, भ्रमित हो जाते हो, असहाय महसूस करते हो, यानी कि आपका चंद्रमा कमजोर हो जाता है। तो मैं सबसे कहूँगा कि शनिदेव की पूजा तो करनी ही चाहिए जब शनि की साढ़े साती आए, लेकिन साथ साथ अपने आप को, अपने मन को थोड़ा सा स्ट्रांग करना चाहिए, मनोबल बढ़ा के रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो साढ़े साती फिर कुछ नहीं कहेगी, फिर जैसे आप कह रहे थे कि वो ऊंचाइयां प्राप्त कर लेगा, क्योंकि शनि तो कार्मिक ग्रह है, कुछ ना कुछ देने आया है। अब आपको ये दिख तो रहा नहीं वो क्या देने आया है, आप परेशान हो गए थोड़े से, उसकी जो ज्वाला लगी उससे, जो उसने आपको थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी दी उससे परेशान हो गए, तो फिर वो वहीं पर आपको बाहर ही टहलाता रहेगा। वरना आपको अगर वो थोड़ा सा आप उसके अंदर चले जाएंगे तो आपको न जाने कहाँ तक ले जाए। तो उनका बीज मंत्र करने से उसमें फर्क पड़ता है, शनिदेव जी का? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आप ओम प्राम प्राम प्रीम प्रीम रोम सौम सह शनिचराय नमः इसका पाठ कर सकते हैं, और शनि के मंदिर जा सकते हैं, और जो शनि चीज़ें होती हैं उनका ख्याल रख सकते हैं ज़्यादा, अपने नौकरों का, अपने सबॉर्डिनेट्स का, आप अपने से जो वृद्ध होते हैं उनका, खास तौर से जो आपके परिवार में आपके वृद्ध हैं उनका रिस्पेक्ट करना ज़्यादा शुरू करेंगे तो ज़्यादा आप कर्तव्य परायण हो जाएंगे, तो शनि खुश हो जाते हैं, तो ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं। कष्ट नहीं। अब जैसे हम काफ़ी देर हमारी चर्चा रही और न्यू ईयर भी आ रहा है, 2025 आ रहा है, तो इस 2025 में कौन से बिजनेस फलेंगे और किन राशियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? क्योंकि एक क्वेश्चन ये है कि जैसे इट्स ड्रिवन बाय मार्स 9 नंबर, सो 9 नंबर की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो जो लोगों का टेम्परामेंट पहले ही हाई है, तो क्या उनका एग्रेशन इसमें बढ़ेगा या वो प्रोग्रेस करेंगे? देखिए, मैं तो कर्मा करेक्टर हूँ। मैं तो 12 की 12 राशियों से कहूँगा कि तुम्हारा सबका काम बहुत फलित होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं किसी एक राशि को सिंगल आउट नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक है। सारे 12 के 12 फलेंगे, अगर वो अपने हिसाब से, अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से काम करेंगे। और जहाँ तक बात है कि ऐसी कौन-सी राशियाँ हैं, जो कि कम मेहनत से आगे बढ़ सकती हैं, वो बता एग्ज़ैक्टली। सकता हूँ हाँ। मैं आपको। तो उसके अंदर एक राशि है मिथुन, यानी कि जेमिनी। ये हम मून वाले से देख रहे हैं या ये सन? हम सब मून वाले से देख हिंदी, रहे हिंदी, हैं, हिंदी। हिंदी से। हिंदी से देख रहे हैं। और एक राशि है आपकी वर्गो, यानी कि कन्या, और एक राशि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि शनि की राशि होती है वो मकर, और एक राशि मीन, मीन का मतलब पाइसेस। ये 4 आपकी जो राशियां हैं, ये कुछ कम फोर्स के साथ भी काम होगा तो इनका अपना अच्छा काम हो जाएगा। और कौन से बिज़नेसेस हैं जो फ्लरिश करेंगे? अब मैं फिर कहूँगा कि सारे बिज़नेसेस फ्लरिश करेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए हैं। लेकिन जो नए बिज़नेसेस शुरू करते हैं, जो बच्चे नया बिज़नेस डालना चाह रहे हैं, उसके अंदर राहु का फ़ील्ड ऐड करेंगे। राहु का मतलब होता है वायरलेस, राहु का मतलब होता है मीडिया, राहु का मतलब होता है सोशल मीडिया, राहु का मतलब होता है कि टू डील विद न्यूज़ एंड दिस, उसको ऐड करेंगे।
तो वो कुछ ज़्यादा अच्छे फल देंगे। मोबाइल यानी फोन्स। मोबाइल फ़ोन्स उसके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छे उनको फल मिलना शुरू हो जाएँगे। तो आई वुड से दैट कि इसको ऐड करो, बाकी जो काम कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। और स्टॉक मार्केट में अगर हम उससे कोरिलेट करें तो 2025 में कौन-सी इंडस्ट्रीज़ चलेंगी ताकि लोग वही स्टॉक्स लें, उससे रिलेटेड? देखिए इससे अच्छा क्वेश्चन तो इसका आंसर तो आप दे सकते हैं कि क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, जो रोज़ ट्रेडिंग करते हैं और जो रोज़ देखते हैं। नहीं, हम उन्हें ना स्टार्स से कोरिलेट करना चाहते हैं। विनय जी, ये तो आपने ना बीच में से एस्केप रूट ढूँढ लिया। हम देखिए, ये एक बहुत बड़ा हॉराइज़न है 12 महीने का। 12 महीने के अंदर कभी आपका पेट्रोलियम ऊपर होगा, पहले 3 महीने, फिर उसके बाद आपका इंफ्रा ऊपर हो जाएगा, राइट? वो जैसे-जैसे पॉज़िटिविटी बढ़ेगी जिस-जिस प्लैनेट की, वो फिर आपको देना शुरू कर देंगे। तो पेट्रोलियम, इंफ्रा, इन सब के अपने-अपने टाइम्स आएँगे। तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का भी स्टॉक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे स्टॉक बढ़ रहे होंगे, उसके पेट्रोलियम के स्टॉक्स ठीक चल रहे होंगे और जो इंफ्रा के स्टॉक्स हैं, वो थोड़े-से हल्के हो जाएँगे। तो इससे तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये लोगों को ये देखना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म ट्रेड करें या शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। शॉर्ट टर्म ट्रेड के अंदर भी कौन-सी ट्रेड करें, ये समझ लें अच्छी तरीके से। और उसके बाद ये तो बहुत छोटी-सी बात है जिसमें मैं थोड़े बहुत कभी-कभी इंस्टा के ऊपर बता देता हूँ कि ये टिप है, ये आज ये ले लो या आज वो बेच दो। उससे भी जो है लाभ ले सकते हैं। तो 2025 आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा है। बहुत मंगलमय कर्म होगा। प्रधान कहेंगे बिल्कुल, इसे। बिल्कुल करम। एग्रेशन होगा, मंगल की एनर्जी होगी, शनि का साथ होगा, गुरु की बुद्धि होगी और बुध का बचपना होगा उसके अंदर, शुक्र की खूबसूरती होगी, राहु का जलवा होगा, केतु का अध्यात्म होगा। 2025 बहुत अच्छा होगा। 2025 बहुत अच्छा। तो विनय जी, जैसे कोई लोग होते हैं, कहीं पंडित के पास जाते हैं, उसके बाद वो कुछ क्रिस्टल पहन लेते हैं, नग पहन लेते हैं, मैंने भी कुछ पहने हुए हैं। तो क्या ये वर्क करते हैं या ये जैसे सिर्फ़ अपने मतलब माइंड की सैटिस्फैक्शन है कि चलो मैंने ये पहन लिया तो अब अच्छा होगा? नहीं, वर्क करते हैं। वर्क करते हैं। वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करते, लेकिन समझने की बात ये है कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे नग पहनते हैं, इतने सारे वर्क नहीं करते हैं। वर्क जो है वो 1, 2 मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा तो पहनने नहीं चाहिए। नॉर्मली एक से काम हमारा चल जाता है। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कभी कुछ हर एक ग्रह का कोई ना कोई नग धारण करे कुछ रहते तो वो हैं, नवग्रह की अंगूठी या नवग्रह ही वो पहन लेते हैं। कड़ा पहन लेते हैं। मान लीजिए कि हमको एक चीज़ को हिलाना है और इस पे हम फ़ोर्स लगाएँगे एक तरफ, तभी तो हिलेगा ये। अगर हमने सब तरफ से फ़ोर्स लगा दिया उसके अंदर, तो वो तो वहीं पर जड़वत हो जाएगा, जाएगा ही नहीं कहीं। तो इतने सारे तो पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। एक हमको जहाँ उसको हिलाना है, वो वाला नग पहनाना है ताकि वो हिल जाए। कोई यूनिवर्सल नग नहीं होता? यूनिवर्सल नग तो कोई नहीं पहनेंगे। कुछ मत पहनो, वही सबसे बढ़िया। देखिए। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत मज़ा आया और कैसे समय बीत गया पता ही नहीं लगा। मुझे लगा था कि ये पॉडकास्ट जो है कुल 20-25 मिनट का होगा, लेकिन 1.5 घंटा के आसपास हम पहुंच गए। थोड़ा कट-कट करके अब कम करा है। लेकिन मज़ा बहुत आया। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपके अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या प्लैनेटरी मूवमेंट्स होती हैं, किस तरीके से करना चाहिए, क्या विधि-विधान हैं, कैसे आप लोग रेमेडीज़ को अडॉप्ट करें, कैसे आप लोग समझें चीज़ों को। तो आशा करते हैं कि हमने आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में दिए होंगे। और आप लोग जैसा विनय जी ने बताया कि कमेंट करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखिए, ये लग्न आपका बता देंगे क्या है, और उससे आपको काफ़ी सारी आपकी चीज़ों में मदद मिलेगी। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग सब खुश रहें, संपन्न रहें और खूब अच्छा करें। लाइफ आप लोगों के लिए भर-भर के पैसा और खुशियाँ लेके आए। धन्यवाद देते हैं आज विनय जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हमारा आमंत्रण स्वीकार किया इस पॉडकास्ट के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया विनय जी आने के थैंक लिए। यू। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। माय प्लेज़र।